नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज जो पहला आर्टिकल हम कवर करने वाले हैं वो होने वाला है ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2020 के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं जो कि रिलेटेड है ह्यूमन राइट रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है यूएसए स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद इस रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट किया गया, देखिए इसमें बताया गया है कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स की जो कंडीशन है वो उतनी बेहतर नहीं है, ठीक तरीके से लॉज को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, और खासकर जो आम जनता के ह्यूमन राइट्स हैं उनको लगातार वायलेट किया जाता है। और ये वायलेशन किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारी चुनी हुई सरकार है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस रिपोर्ट में जो हाईलाइट की गई है वो यही है। तो एक एक करके उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिन पॉइंट्स को इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट। देखिए इस पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे रिपोर्टर, ऐसे जर्नलिस्ट जो कि क्या करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं या फिर सरकार के अगेंस्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उनके अगेंस्ट क्या किया जाता है? गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिग्रेसिव तरीके से पेश आती है। कोई ना कोई एक्ट का यूज कर, चाहे वो यूपीए एक्ट हो या फिर कोई और एक्ट हो, उसका यूज कर उस रिपोर्टर को जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो रिपोर्टिंग ना कर पाए। तो ऐसे इंसिडेंट बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। सरकार लगातार रिपोर्टर्स को जेल में डाल रही है, जो कि एक डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेसिंग प्राइवेट डाटा। देखिए गवर्नमेंट लगातार ट्राई कर रही है कि वो क्या करे, फेसबुक, ट्विटर या फिर गूगल जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनसे कांटेक्ट में आती है और उनसे आपका पर्सनल डाटा की डिमांड करती है। ठीक है, तो ये जो है वो भी राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसके साथ साथ एक ह्यूमन राइट भी है। ओके, फिर इसके बाद आर्बिट्ररी डिप्रिविएशन ऑफ लाइफ, यानी कि सरकार क्या कर रही है, आपसे आपके जीने का अधिकार भी छीन रही है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी सामने आए हैं, चाहे वो पुलिस के द्वारा किए गए इनकाउंटर्स हों। ठीक है, जहां पर क्या किया गया, एक व्यक्ति को बिना उसको जुडिशरी के सामने पेश किए बिना ही क्या कर दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट भी सामने आए हैं। इसके बाद फिर कस्टोरियल डेथ भी हो जाती है, पुलिस की कस्टडी में ही जो विक्टिम हो या फिर कोई और व्यक्ति हो जिसके ऊपर आरोप लगा हो, उसकी डेथ हो जाती है और कोई कार्रवाई भी उनके अगेंस्ट नहीं की जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ अभी रिसेंटली आपको पता होगा बिहार पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया था। ठीक है, जो कि क्या करता है, स्पेशल पुलिस एक्ट, जहां पर पुलिस को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी जाती है। ठीक है, वो आपको गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी वारंट के। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, अब से जो कोर्ट में आपको पेश करना होता है वो प्रोसीजर को भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो राइट्स है उनको वायलेट किया जा रहा है लगातार सरकार के द्वारा, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर अनरीजनेबल डिटेंशंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर आपके रिपोर्टर्स होते हैं या फिर जो आपके एक्टिविस्ट होते हैं, उनको डिटेन कर लिया जाता है। ठीक है, अगेन डेमोक्रेसी के लिए सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली जो है धीरे धीरे करके ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में वो ठीक हो रही है, बट इससे पहले जम्मू कश्मीर जो है वो वर्ल्ड में सबसे बड़े लॉकडाउन में रहा है, जहां पर इंटरनेट की सुविधा या फिर किसी और प्रकार की सुविधाओं को बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब धीरे धीरे करके वहां पर कुछ एरियाज में इंटरनेट के एक्सेस को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद रेस्ट्रिक्टिव रूल्स एंड लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स हो, चाइल्ड लेबर हो, बॉन्डेड लेबर हो, इनके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की जाती। रिलीजियस फ्रीडम को भी लगातार कर्टेल किया जा रहा है। ठीक है, यूपी और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक एक्ट लेके आई है जो कि क्या करती है, कन्वर्जन से रोकती है, प्रोहिबिट करती है, आपको आपके पसंद के रिलीजन को चुनने से रोका जाता है। ठीक है, तो ये भी अगेन डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन राइट प्रोविजंस इन इंडिया के बारे में। देखिए ह्यूमन राइट के बारे में अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करें तो फंडामेंटल राइट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 20 से लेकर 35 से डील करता है और आपको अलग अलग टाइप के जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसमें भी राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क,
फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारे राइट आपको प्रोवाइड किए गए हैं ऑलरेडी, आप इन सब के बारे में जानते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजन की अगर हम बात करें कि एक्ट बनाकर सरकार ने क्या किया है, तो 1993 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट, ह्यूमन राइट एक्ट सरकार लेकर आई थी। ठीक है, जहां पर ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने की बातें की जाती हैं। यहीं से ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है और ह्यूमन राइट्स को रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इसकी, 10 जैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रिपोर्ट को पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, चलिए अभी क्या हुआ है, इंडिया जो है वो 28 प्लेस स्लिप हो गया है। ठीक है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा हमारी जो पोजीशंस है वो नीचे आ गई है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, उज्ज्वला योजना, जो कि क्या करती है, जेंडर इनइक्वालिटी को बूस्ट करने की बात करती हैं। ठीक है, बट स्टिल उसके बाद भी इंडिया जो है कंटिन्यूसली इस पोजीशन में बेटर नहीं कर पा रहा है, इस रिपोर्ट में अपना रैंकिंग अच्छी नहीं ला पा रहा है। फर्स्ट टाइम अगर जेंडर गैप रिपोर्ट की हम बात करें तो फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया था 2006 में। ओके, टोटल कितनी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो 156 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, कौन कौन से डायमेंशंस हैं जिस डायमेंशंस के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है, तो ये 4 डायमेंशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेगा इनको। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, इसके बाद फिर रैंक जो है वो हाईएस्ट रहती है 1, ठीक है, और लोएस्ट रहती है 0। क्या मकसद है इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का, ताकि जो जेंडर गैप है उसको ट्रेस किया जा सके कि कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, कौन सी कंट्री में जो जेंडर गैप है उसकी समस्या सबसे ज़्यादा है, इन चीज़ों को देखा जाता है। इंडिया की अगर हम पोजीशन की बात करें तो कितनी है, 140th पोजीशन पर इंडिया रहा है टोटल 156 कंट्री में, और इंडिया जो है वो वर्स्ट परफॉर्मर रहा है साउथ एशिया रीजन में। ठीक है, हमारे जो आस पड़ोस के देश हैं वो भी हमसे बेटर है, बांग्लादेश 65th पोजीशन पर है। ठीक है, श्रीलंका 116th पोजीशन पर है। ठीक है, भूटान जो है वो 130th पोजीशन पर है, नेपाल 106 पोजीशन पर है। ये सारी कंट्रीज हमसे आगे हैं। पाकिस्तान थोड़ा पीछे है हमसे 153, और अफगानिस्तान लास्ट कंट्री रहा है 156 पर। ठीक है, लास्ट ईयर इंडिया की रैंक जो थी 112 थी। देखिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है इंडिया में, बहुत ज़्यादा वुमेन मिनिस्टर्स या फिर एमएलए एमपीज वगैरह का जो नंबर है हमारी, जो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो या फिर पार्लियामेंट हो, उसमें दोनों ही नंबर डिक्रीज हो रहा है। एजुकेशन रैंक की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक जो है वो 114th रही है, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो है वो भी कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, और खासकर कोविड के बाद और ज़्यादा हिट हुआ है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ओके, चलिए उसके बाद फिर हेल्थ एंड सर्वाइवल, वर्स्ट रैंकिंग इंडिया की रही है। ठीक है, कितना है, 155th रैंक पर है, बहुत ज़्यादा पीछे हैं अगर हम हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडेक्स की बात करें। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1971 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद फिर कुछ और मेजर रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो कि इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ये किस किस के द्वारा पब्लिश की जाती है, तो इनसेड और कॉर्नर यूनिवर्सिटी साथ में मिलकर ग्लोबल आईटी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इसके बाद फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमने डिस्कस की। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के बारे में। क्या होते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, ठीक है, या फिर कोई और अदर रिलीजन हो, सारे रिलीजन एक साथ
रहते हैं, लेकिन जो आपके डे टू डे लॉज होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कोई एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। यानी कि आपकी मैरिज से रिलेटेड, आपके डिवोर्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज के राइट हों या फिर कोई और राइट हो जो आपकी पर्सनल लाइफ से डील करते हैं, उनके लिए इंडिया में कोई एक लॉ नहीं है। अलग अलग लॉ से डील किया जाता है। हिंदू के लिए अलग लॉ होता है और इस्लाम के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए अलग लॉ होता है। तो क्या बात की जाती है, ऐसी प्रपोजल बार बार रखा जाता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कंट्री में होना चाहिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो आपके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और एक ही लॉ सभी व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, सॉरी। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं। किन चीज़ों से डील करता है ये? मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, ये सारे जो पर्सनल मैटर होते हैं उनसे डील करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 जो कि कहां पर दिया गया है, डीपीएसपी के अंदर मेंशन है, ठीक है ना, उसके अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है, फिर आर्टिकल 37 क्या बोलता है, ये बताता है कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। ओके, चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा है। सबसे पहले 1985 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने एक कोशिश की थी कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सभी लॉज को कोडिफाई किए जाने की जरूरत है। ठीक है, फिर इसके बाद 1941 में एक कमिटी बनाई गई, बीएन राव कमिटी, क्या किए, जो कि हिंदू लॉज को कॉडिफाई करा गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एक बिल को अडॉप्ट किया गया 1956 में, जहां पर हिंदू सक्सेशन एक्ट को लेकर आया गया और इसी एक्ट के अंदर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैनिज्म और सिखिज्म से रिलेटेड सारे लॉज को कोडिफाई किया गया, बट मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी और पारसीज को इससे बाहर रखा गया। ठीक है, इसी जजमेंट में एक बात बोली गई थी कि गवर्नमेंट को धीरे धीरे कर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट भी रहे हैं। शाहबानो केस बहुत फेमस केस है 1985 का, सरला मुडगल केस 1995 का। इन दोनों ही केसेस में क्या बातें बोली सामने आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, अब कानून बनाने का जो काम है वो पार्लियामेंट का है। ठीक है, उसके ऊपर कानून सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकता, वो सिर्फ डायरेक्शंस दे सकता है सरकार को। ठीक है, अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट्स में देखें तो ट्रिपल तलाक जो है उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया, जो कि एक स्टेप है टूवर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट हमें होने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से? तो देखिए, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी यहां पर देखने को मिलेगा। वुमेन्स जो होती है, खासकर मुस्लिम रिलीजन से, उनके साथ बहुत ज़्यादा अनजस्टिस की जाती है। उसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है ट्रिपल तलाक। ठीक है, जिसको अभी रिसेंटली नल एंड वॉइड भी किया गया। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज हो गए, हर एक व्यक्ति से रिलेटेड अलग अलग लॉज होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं, तो लॉज जो हैं वो भी सिंप्लीफाई हो पाएंगे। जो सेकुलरिज्म का आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको बूस्ट किया जा सकेगा। ठीक है, जेंडर जस्टिस को प्रोवाइड किया पाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ चैलेंजेस भी हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होने से रोकते हैं, वो है कम्युनल पॉलिटिक्स। देखिए, सरकार अपने कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए क्या चाहती है, अपने बेस बना के रखना चाहती है, अपने वोट बैंक क्रिएट करना चाहती है, इसलिए वो इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग एक्शंस होते हैं उनको लेने से थोड़ी सी डरती है। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन हर्डल, ये भी है आर्टिकल 25 के अंडर क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला गया है कि हर एक व्यक्ति अपने जो उसके रिलीजियस राइट है उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकता है जैसा वो रिलीजियस प्रैक्टिस करना चाहे, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन हर्डल भी क्रिएट हो जाती है। सो गाइज, ये थे आज के हमारी सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।